ओके, सो असाइनमेंट वन का पहला क्वेश्चन आपके सामने। जो आपके पहले 5 क्वेश्चन हैं असाइनमेंट वन के, वो एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। और आप कहोगे ऐसे क्वेश्चन तो आप एनसीईआरटी में कर चुके हैं, तो फिर क्यों यहाँ पे करवा रहा हूँ। रीज़न ये है कि अब हम रूट के साथ वर्क करना यहाँ सीखेंगे। क्वेश्चन वही सेम है आपके, कि आपको फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके ज़ीरोस फाइंड करने। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट के नाम से जानते हैं, वो मेथड अप्लाई करके ज़ीरोस फाइंड करने। और उसके बाद आपको वो रिलेशन भी वेरीफाई करना है जो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल्स के बीच में होता था, राइट ना। एक बार याद दिला देता हूँ। आपका जो पॉलिनॉमियल होता था वो इस तरीके के जैसा दिखाई देता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। एंड जो ज़ीरोज़ होते थे वो अल्फ़ा बीटा होते थे। और ए बी सी और अल्फ़ा बीटा का रिलेशन हमने डिराइव किया था। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है, और अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए के बराबर होता है। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है और साथ ही साथ अल्फ़ा बीटा फाइंड भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि रूट को कैसे हम स्प्लिट करेंगे। रूट को स्प्लिट करने के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे। वरना स्टूडेंट को अजीब सा लगता है कि ये तो बेसिक क्वेश्चन हैं, ये क्यों मैं असाइनमेंट्स में दे रहा हूँ। यही रीज़न है कि रूट के साथ वर्क करना सिखाना है। तो पहले 5 क्वेश्चन इसी पे ही बेस्ड हैं आपके, एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से देखना। रूट के साथ थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है, ये हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा अलग तरीके का। इस पर ज़्यादा काम नहीं किया ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है स्टार्टिंग में। तो घबराना मत, अगर एक क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगा, दूसरा तीसरा आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने इसलिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो इसलिए घबराना मत, थोड़ा सा अजीब लगे बट हिम्मत करो और आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, बस अजीब ज़रूर लगते हैं, वो मैं जानता हूँ। तो 4x² + 5√2x-3। जब भी आपको जो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला पार्ट है एक ये रूट में दिया हो, तो आपको 2 चीज़ों पे वर्क करना होता है। रूट पे तो अलग से वर्क करना होता है, ठीक है, मतलब रूट वाला पार्ट अलग बनाना होता है, और ये वाले पार्ट पे अलग से वर्क करना होता है। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो आपको वही स्टेप्स लगाने जिस तरीके से आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे। 4×3 = 12, -12 हो गया ना हमारा एक तरह से, -12। तो अभी हम 12 के फैक्टर बना लेते हैं, उसके हिसाब से फिर माइनस अपने आप बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 12 के फैक्टर्स बनाएं तो 2×6 = 12, 2×3 = 6 एंड 3×1 = 3, ठीक है। ये आपके पास आया। अब इसके बाद आपको दोनों के लिए अपने जो 2 पार्ट्स बनाने, जो पेयर बनाना है मिडिल टर्म स्प्लिट में, जो पेयर तैयार करते हैं, दोनों को ध्यान में रख के तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहला काम हमेशा आपको रूट पे करना होता है। जब भी रूट वाला क्वेश्चन हो, रूट वाला मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ नोटिस करोगे ये √2 है और 2 मेरे पास यहाँ पर है। ये वाला 2 ले लो, ये वाला 2 ले लो, डजेंट मैटर, 2 2 ही होता है हमारा। तो क्या मैं इस 2 को इस तरीके से लिख सकता हूँ? √2 √2 लिखा जा सकता है ना। जैसे ये लिखा 2×2 = 4, 3×12 मल्टीप्लाई होते हैं ना, हमारे फैक्टर से तो निकले हैं। वैसे ही 2 को आगे और तोड़ दिया, रूट के अंदर तोड़ दिया। आप जानते हो √2 और √2 को मल्टीप्लाई कराओगे आपको √4 मिलेगा, जो कि 2 होता है। और हम ये स्टेप जंप कर देते हैं, सीधा 2 लिख के दिखा देते हैं, राइट ना। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब इससे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे ये तो अब मैं आराम से काम कर लूँगा कि जो भी मुझे पेयर बनाना है, 2 पेयर हम बनाते हैं ना, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे ये 5√2 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करा के मुझे क्या मिलना चाहिए, -12 मिलना चाहिए। यही तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट का मकसद होता है। तो उसके लिए रूट वाले पार्ट आपको पहले तैयार करने होते हैं। ध्यान दो, अगर यहाँ √2 की जगह √3 होता तो मैं इसको ब्रेक करता और फिर मैं इसको कुछ नहीं कहता, इन दोनों 2s को, ठीक है ना। अगर √3 होता, अब √2 है इसलिए मैंने 2 वाले पार्ट को ब्रेक किया। या फिर अगर कोई और नंबर होता, फिर हमारे यहाँ फैक्टर भी उसी तरीके का दिया जाता ना, अदरवाइज फिर उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई नहीं हो सकता। तो आपने चैप्टर 4 के अंदर और 2 मेथड भी तो सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को सॉल्व करने के। एक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर और दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट ना। तो अगर वहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लग रहा या फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लग रहा, तब हम वो अप्लाई करते हैं, अगर रूट नहीं यहाँ पे हमारा ब्रेक हो सकता, ठीक है। तो अब मान लो ये √2 की जगह √7 होता, यहाँ तो कहीं 7 नहीं आ रहा ना, फिर मैं इसके साथ काम नहीं कर पाता, मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई नहीं कर पाता। या तो कुछ अलग से कुछ और दिया हो जिससे मैं अप्लाई कर सकूँ, ऐसा कुछ हमारे पास होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बचे हुए 2 मेथड अप्लाई करते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा और वहाँ लिखा हो कि फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, तो पक्का मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, आपको उसी के साथ ही काम करके आना है, ठीक है। अब बैक करते हैं यहाँ। तो मुझे ऐसा पेयर बनाना है जिसमें 5√2 मुझे प्लस माइनस करके मिले और -12 मल्टीप्लाई करके मिले। तो उसके लिए पहले रूट वाले पार्ट के लिए तैयार करना था, तो मेरे पास 2 √2 आ गए। तो यानी कि दोनों हमारे पार्ट्स में एक एक रूट बट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बांट देते हैं। अब जो हमारे पास वैल्यू बची, अब इन पे ध्यान नहीं देना, ये हमारा यूज़ हो गया। अब मेरे पास बचा 2 और 3।
अब 2 और 3 को मुझे इस तरीके से इन दोनों के साथ लिखना है जिससे मुझे प्लस या माइनस करके 5 मिले और मल्टीप्लाई करके -12 मिले। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? आप कहोगे अरे तो ईजिली हो रहा है, 5 चाहिए ना, 3 और 2 का सम तो 5 होता है। बिल्कुल, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, बस दिक्कत ये है कि मल्टीप्लाई करके -12 नहीं आएगा। वैसे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? अगर आप 3√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करो तो नॉन रूट वाले से होगा 3 2 6, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, 12 मिला ना। मुझे क्या चाहिए? -12। तो यानी कि मैं 3 और 2 को एज इट इज़ नहीं ले सकता और अलग तरीके से लेना पड़ेगा। तो 5 बनाने के लिए मैं एक काम ये कर सकता हूँ, इसको 6 ले लेता हूँ और एक हमारा 1 हम अज्यूम करके चल सकते हैं अलग से फैक्टर के तौर पे। तो अगर मैं 6 -1 कर दूं तो हमारा काम चल जाएगा ना, क्योंकि इसको सॉल्व करके मुझे माइनस करके 5√2 मिलेगा और इस पूरे को मल्टीप्लाई करा के 6√2 इंटू -1√2, तो 6 इंटू -1 -6 और √2 इंटू √2 2 माइनस का 12 मल्टीप्लाई करा के ये आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिट में हम यही करते थे ना, प्लस माइनस करके बीच वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट, यही हमारा मकसद होता था। वो हमारा बन गया। और क्या तरीका लगाया कि जो रूट में चाहिए पहले उसे तोड़ लो और उसको एक एक के साथ बांट दो। ठीक है, तो ये हमारे वो पेयर बन गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो इसको दिखा सकते हो आंसर के हिस्से में या फिर रफ वर्क में इसको लिख के आ सकते हो। 4x², 5√2x से मैंने क्या बनाया उसके लिए 6√2x माइनस √2x, 1√2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो या 1 लिख दो, आगे क्या दिक्कत है, और माइनस का 3, ये आपके सामने आया। अब इसके बाद अगला स्टेप और ध्यान से करना होता है, क्योंकि जब आप पेयर बनाएंगे तो अब आपको कॉमन लेते वक्त भी रूट को ध्यान में रख के कॉमन लेना है। और याद करो, जब आप कॉमन निकालते थे वैल्यूज़, तो जो दोनों पेयर्स हैं आपके इधर और इधर, दोनों में अंदर ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ बचनी चाहिए, तभी आप सही तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड का फ़ायदा उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखें क्या कॉमन आ रहा है। इधर तो एक x कॉमन आ जाएगा मेरे पास और 4 और 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं कॉमन लूँ तो 2 और x कॉमन आ रहा है, 4 में बचा 2 और इधर x 3√2 और x कॉमन ले लिया। तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि मैं ये कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, और इस तरफ देखें तो माइनस कॉमन आ जाएगा दोनों में, बस माइनस कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं। तो अंदर एक तरह से हमारे पास एक तरह से -1 कॉमन आ गया ना। यहाँ पे बचा √2x + 3, ये दोनों तो डिफरेंट आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई और चीज़ भी कॉमन आ रही थी जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि रूट को कॉमन लेने की आदत नहीं होती है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, धीरे धीरे वो आदत आपकी बनती है। ठीक है, तो बड़ा सीधा सा तरीका है, आप ऐसे कॉमन निकालो, जब आपको दोनों दिखेंगे कि सेम नहीं बन रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कहीं ना कहीं और कुछ भी कॉमन आ रहा है जिस पे ध्यान नहीं गया। तो देखते हैं, इधर से तो और कुछ कॉमन नहीं आ सकता, और वैसे भी ये बड़ा है, इसमें तो जो कॉमन आ रहा था ले लिया। यहाँ 3 आ रहा है, मुझे यहाँ पे 3√2 मिला है, यहाँ √2x है और यहाँ मुझे 2x मिला। तो इससे आइडिया लग गया कि इसमें से अभी और कुछ कॉमन मैं निकाल सकता हूँ। और वो कॉमन क्या आएगा? अगर यहाँ पे 3 बच रहा है तो फिर इधर भी 3 बचना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड के हिसाब से। तो इसका मतलब ये √2 वाला पार्ट यहाँ से कॉमन आएगा, तो मुझे और कॉमन निकालना होगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पहले ये वाला स्टेप लिख दो, इस तरीके से लिख दो। आप इसके बाद अपना वो आगे तो बढ़ नहीं सकते ना, तो अभी आपको और कॉमन निकालना, तो इसके बाद और कॉमन निकाल लो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एक ही बार कॉमन ले सकते हो, आप 10 बार कॉमन लो और फाइनल आंसर आप 10 बार कॉमन लेने के बाद दे दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, गलती नहीं होगी। पहले जो समझ आ गया वो कॉमन ले लिया, इधर से तो अब और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से √2 कॉमन लिया जा सकता है। कैसे लेंगे? इधर तो 2 है, तो वही सेम चीज़ 2 को √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है। तो यानी कि इसको पहले मैं अगले स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ, जो यहाँ पे मेरे पास 2 है, इसको लिख दिया √2 इंटू √2 और साथ में x प्लस 3√2। इधर से तो -1 कॉमन है, इसको तो छेड़ना भी नहीं, √2x + 3 = 0। अब मैं यहाँ से आसानी से कॉमन ले सकता हूँ। क्या पार्ट? ये वाला जो मेरा √2 है, कोई भी एक कॉमन ले लो, आगे वाले ले लेते हैं, डजेंट मैटर, दोनों √2 साथ ही तो हैं। तो अगर मैंने √2 कॉमन लिया बाहर, 2 के साथ जाएगा 2√2x, इधर बचा √2x + 3 -1 √2x + 3। अब हमारे जो दोनों पेयर्स हैं, जो कॉमन लेने के बाद अंदर फैक्टर्स बचे जो हमारे, ये सेम हो गए। तो अब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट का जो मकसद था वो पूरा हुआ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी के बाद जहाँ पे हमारे ये जो पेयर बने थे, इसके बाद सीधा आपको ऐसे करके आना होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब तक आपका इस फॉर्मेट में
फैक्टर्स ना बन जाए, कॉमन ना आ जाए वैल्यू, तब तक आप कॉमन निकाल सकते हो। आप 10 स्टेप में करके आ जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब देखो मेरे टाइम पे मेरे टीचर ने मुझ पे जोर डाला था कि इसी स्टेप पे सीखो कैसे कॉमन लिया जाएगा रूट, और बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आया था जब मैं आपकी एज में था, बहुत कंफ्यूज हुआ था बहुत ज़्यादा। तो किसी की हेल्प ली एंड उनसे पूछा तो कहते फ़र्क क्या पड़ता है, 4 स्टेप में अगर चीज़ लिख के दिखा दी। स्कूल टीचर ने भी कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेथड समझ आना चाहिए। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मेरी प्रैक्टिस मैंने और करी, तो मैं इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना सीख गया अपने आप ही प्रैक्टिस कर करके। तो उसके लिए वक्त लगता है हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो मेरे पास आ गया √2x+3 फैक्टर जो येलो कलर में हाईलाइट है, और एक वाइट कलर वाला 2√x-1 = 0। तो आपको पता है अब आगे क्या करना है। यहाँ पे 2√x-1 0, यहाँ से आ जाएगा √2x = -3, x आ गया -3/√2। यहाँ से 2√2x 1, यहाँ से हमारा आ जाएगा x 1/2√2। रैशनलाइज करना चाहो तो आप बड़े शौक से कर सकते हो। अल्फ़ा हो गया -3/√2, बीटा हो गया हमारा 1/2√2। मैं अब रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहा हूँ। ए, बी और सी की ज़रूरत है रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए। तो ए हमारे पास क्या होगा 4, बी हो गया 5√2 और सी हो गया -3। 4, 5√2 और -3। अपना रिलेशनशिप वेरीफाई करें। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आना चाहिए, c/a के। वैल्यूज़ रखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब -3/√2 + 1/2√2, ठीक है। आई थिंक रैशनलाइज कर देना चाहिए था, तो नीचे मुझे इसको एलसीएम लेना आसान हो जाता। तो यहाँ रैशनलाइज कर देता हूँ इसका, इसी स्टेप पे कर देते हैं। √2 × √2 माइनस का 3√2/2 आ जाएगा ये हमारे पास। इधर भी √2 से रैशनलाइज, तो ये बन जाएगा √2 डिवाइडेड बाय ये नीचे आ गया 4। तो ये हमारा बना माइनस का 3√2/2, और ये बन गया √2 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि √2 × √2 2 होगा और इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे लिए थोड़ा एलसीएम लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा। √2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और -b/a यानी कि माइनस का 5√2/4, और इस तरफ मल्टीप्लाई में माइनस का 3√2/2 मल्टीप्लाई में √2/4, और इधर आएगा c/a यानी कि -3/4 हमारे पास, ठीक है। ऑल राइट, तो इधर एलसीएम लेंगे 2 और 4 है, आपको पता है 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। इसकी 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, -2 3 6 हो गया √2, और साथ में ये वाला जो √2 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1√2। तो आपको समझ आराम से आएगा कि क्या करने की नीड है। इधर कुछ नहीं हो रहा है तो ऐसे रहने वाला है। तो यहाँ पे -6 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, -5। इधर भी ये वाला पार्ट वेरीफाई हो गया। इस तरफ करेंगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा। √2 × √2 कितना होता है हमारा, 2 हो जाता है, और नीचे हमारे पास 2 × 4 है, और इस तरफ -3/4। 2 से 2 गया, -3/4, इस तरफ भी -3/4। ये लो, दोनों हमारे वेरीफाइड। तो हैंस वेरीफाइड, और हमने अपना जो ज़ीरोज़ उन्होंने हमसे बोले थे वो भी यहाँ पे फाइंड कर दिए, ठीक है ना। रूट में बस थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है, और प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाओगे इसके साथ वर्क करना। थोड़ा सा अजीब लगा होगा, आई नो दैट, तो बट घबराना मत ना, हर कभी ना कभी नई चीज़ तो सीखनी होती है। तो आपको एक्चुअल में एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि अरे वाह, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर सीखने के लिए, रूट भी है वर्क करने के लिए। तो एक एक्साइटमेंट आनी चाहिए कि हाँ अब मज़ा आएगा, एक नई चीज़ सीखते हैं। क्या बेसिक से क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के अंदर, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन हुआ, अब सेकंड पे चलते हैं।